हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो आपका 2024 का प्रश्न पत्र है इसे आज हम देखेंगे। हम ये जानेंगे कि जो हमारा प्रश्न पत्र होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपके प्रश्न यहाँ पे आते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका क्या है, प्रश्न पत्र है, ठीक है। ये प्रश्न पत्र का आपका पहला पेज है, पहला पृष्ठ है। अब यहाँ पे इस प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से दिखता है। 2024 का भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, सैद्धांतिक यानी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी का प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए हैं। तो जब भी आप जो है पेपर में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस दिए रहते हैं, पृष्ठों की संख्या। तो आपको सबसे पहले अपने जितने भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी पृष्ठों की संख्या अच्छे से देख लेनी है कि प्रॉपर आपका प्रश्न पत्र है या नहीं, ठीक है। अगर आपको पृष्ठ कम दिखते हैं तो आपको जो आपके इन्विजिलेटर्स होंगे उनको आपको बोलना, ठीक है। तो आपका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो प्रश्न पत्र है इसमें 15 पेज है, ठीक है, 15 पृष्ठ है। पूर्णांक की बात की जाए यानी मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो ये 70 मार्क्स का प्रश्न पत्र, यानी ये प्रश्न पत्र 70 मार्क्स का है। और यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी 3 घंटे में आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व करें। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं। इन निर्देश के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है। ये जो निर्देश आपको यहाँ पे दिए गए हैं दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। 7 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अनुसार ही आपको इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इन निर्देशों को देख लेते हैं। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या कहा गया है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके पास 26 क्वेश्चन दिए गए, यानी कुल आपके पास 26 क्वेश्चन है। कुछ आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कुछ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। तो सारे के सारे जो आपके प्रश्न हैं उन्हें मिलाकर यहाँ पर आपको 26 प्रश्न दिए गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य, यानी सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रश्न आप छोड़ दे, आपको सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्देश जो है क्या लिखा है, देयर आर इन ऑल 26 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 26 क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट क्या है, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए, ठीक है। मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। क्या कहा गया है कि जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों के सामने आपको अंक बताए गए हैं, यानी कितने अंक का आपका प्रश्न है ये आपके प्रश्न के बिल्कुल सामने लिखा गया है। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रश्न कितने मार्क्स का है। और उसी के फिर है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द पॉइंट। आपसे कहा गया है कि हर एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है और हर एक प्रश्न का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो पहला प्रश्न है वहां पे आपका ऐसा प्रश्न दिया गया है कि ऊपर आपके पास प्रश्न होगा और उस प्रश्न के बेस में आपको 4 जो है विकल्प दिए जाए। प्रश्न होगा ऊपर, नीचे आपके 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से कोई एक प्रश्न आपको कोई एक आंसर आपको चुन। आप देख सकते हैं नीचे
अगर हम इसे नीचे स्लाइड करें क्वेश्चन पेपर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पहला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है पहला का, इसका का पार्ट, ठीक है। उसके 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, और इन विकल्पों को में से कोई एक जो है उत्तर है इस प्रश्न का, वो आपको बताना है। तो बच्चों, जैसे कि आप पहले प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले प्रश्न का पार्ट यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, और उसके बेस पे आपको 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्पों में से आपको कोई भी एक विकल्प चुनना है जो कि आपको लगता है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि हर एक प्रश्न में, जो प्रश्न 1 है उसके हर एक खंड में आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी जो आंसर सही है उसे आपको अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पर 2 से अगर 5 प्रश्न की बात की जाए, यानी 2, 3, 4 और 5, ये सारे प्रश्न क्या कैसे हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेट आंसर होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। Question number 1 is multiple choice question. 4 options are given in the answer of each part of this question. Write correct option in your answer book. ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आंसर लिखना है, और कहाँ पे लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका। और क्वेश्चन नंबर 2 to 5 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसी तरीके से अगर हम 2 से 5 की बात की जाए, तो ये जो प्रश्न है ये क्या है, डेफिनेट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु क्या कहता है आपको, प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। क्या कहा गया है कि जो आपका पहला प्रश्न है उसका हर एक खंड, हर एक पार्ट क्या है, 1 अंक का है, यानी 1 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 1 अंक के प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न 1 तो आपका 1 मार्क्स का है, कैसे है, हर एक खंड में, यानी हर एक पार्ट जो है उसका 1-1 मार्क्स का है। वही 2 से 5 की बात की जाए तो वो 1 अंक का है, यानी प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और जो आपका 5 है, ये चारों प्रश्न कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स। प्रश्न संख्या 6 से 15 2 अंक के प्रश्न है। अब इसी तरीके से जो आपके 6 से 15 प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके वो कैसे हैं, 2 अंक के प्रश्न है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 1 अंक के तो आपके 4 प्रश्न हैं, ठीक है, प्लस आपका पहला प्रश्न जिसमें आपके बाकी खंड भी है। 6 से 15 यानी 2 अंक के प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 10 प्रश्न है, ठीक है। 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 2 अंक के प्रश्न है। अगला है, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 से 23 3 अंक के प्रश्न। 16 से 23 कैसे हैं, 3 अंक के प्रश्न, ठीक है, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। 8 प्रश्न ऐसे हैं जो कैसे हैं, आपके 3 अंक के हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 अंक के क्या है, प्रश्न, ठीक। अगला क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 24 से 26 4 अंक के हैं, यानी 24, 25 और 26,
ये जो 3 प्रश्न हैं ये 4 अंक के आपको दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक संख्या 26 के स्रोत आधारित है। और यहाँ पे जो 26वां प्रश्न है वो आपका केस स्टडी है, यानी केस या स्रोत के ऊपर ये बेस प्रश्न है। ठीक है, तो जो आपका 5वां पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो आपका प्रश्न पत्र है, यहाँ पे जितने प्रश्न हैं उनके मार्क्स को आपको डिवाइड करके बता दिया गया है। पहला प्रश्न 1 अंक का है, सारे के सारे खंड। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके 1-1 मार्क्स के हैं। इसके बाद 6 से 15, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो आपके प्रश्न है ये 2 अंक के हैं। इसके बाद 16 से आपके जो 23 प्रश्न है ये आपके 3 अंक के दिए गए हैं, और 24 से 26 4 अंक। अगर हम इन प्रश्न के जो आपके मार्क्स देखें, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर दे, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपको पूछ लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो ये प्रश्न अगर आपका 2 मार्क्स में आएगा तो आपको 2 मार्क्स के अनुसार उसका आंसर दे, ठीक है। जैसे आपको डेफिनेशन दे देंगे, फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, और वहीं अगर ये आपके 4 मार्क्स में आता है तो आपको उसको पूरा डिटेल में बताए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक प्रश्न आपका जो है कम अंक में भी आता है, उसमें आपको बिल्कुल उसी अंक के अनुसार आंसर देना है, और अगर ज्यादा अंक में आता है तो उसको उसी अनुसार आंसर दे। ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क। ईच नंबर 2 to 5 are of 1 mark each. Question number 6 to 15 2 marks each. Question number 16 to 23 3 marks each. And question number 24 to 26 4 marks each. In which question number 26 यानी 26वां क्वेश्चन क्या है, केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है। अगर हम बात करें प्रश्न पत्र की, क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल चॉइस नहीं, ओवरऑल चॉइस नहीं, यानी जैसे आपसे ऐसा नहीं कहा गया है कि आप या तो फिफ्थ, मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे 26 प्रश्न है तो आपसे ऐसा नहीं कहा गया कि आपको सिर्फ 20 प्रश्न है, ठीक है। क्या कहा गया है, आपको सारे प्रश्न करने हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, ठीक है। ओवरऑल तो आपको कोई भी विकल्प नहीं है, जैसे 26 में से 20 या 19 क्वेश्चन करने, ये आपको नहीं दिया गया। दिया क्या गया है, आपको कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 24 है, तो वहां पे आपको एक विकल्प दिया गया है, 24 में पहला प्रश्न होगा अथवा दूसरा प्रश्न होगा। तो इस तरीके से 24 में हो गया, जैसे आपका जो है, जैसे आपका मान लीजिए 22 प्रश्न वाला है, उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन अथवा करके दिए गए। तो इस तरीके से इंटरनल चॉइस दी गई है, आंतरिक विकल्प दिया गया है। लेकिन प्रश्न पत्र की बात की जाए तो ओवरऑल आपके पास कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए, और जहां पे आपको आंतरिक विकल्प दिए गए, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 24 में 2 प्रश्न हैं, अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं देने। There is no overall choice in this question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. Attempt only one of the given choices in such question. ठीक है, यही कहा गया है कि ओवरऑल चॉइस आपको नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनल चॉइस दी गई है, और आपको क्या करना है, वो उन इंटरनल चॉइस में सिर्फ एक प्रश्न। तो यहाँ पे जो आपका 6th पॉइंट है, यहाँ पे यही दिया गया है कि ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन पेपर में नहीं है,
आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं। आपको उन 2 प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका छठा पॉइंट कहता है। अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है, जो आपका 7वां पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको जो है जितने भी आपके नियतांक है वो यहाँ पे दिए, यहाँ पे प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होने वाले नियतांक यहाँ पे आपको दिए, ठीक है। जहां आवश्यक हो निम्न भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कीजिए। तो आपसे क्या कहा गया है कि जहां पे भी आपको आवश्यकता होगी तो आपको जो यहाँ पे नियतांक दिए गए हैं इनका आपको उपयोग करना है। Wherever necessary, you may use the value of the following physical constants. सबसे पहले आपको C यानी प्रकाश की चाल, जो आप वैक्यूम में पढ़ते हैं या एयर में पढ़ते हैं, उसकी बात की गई है। C का मान आपको दिया गया है, तो C का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपको H का मान दिया गया है, ठीक है। तो H यहाँ पे आपको दिया गया है। H क्या है? आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है। कितना दिया गया है? 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड, यानी 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। इसके बाद आपको, ठीक है, चार्ज का मान दिया गया है, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान आपको दिया गया है, उसके चार्ज का मान दिया गया है। कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद आपको म्यू नॉट, ठीक है, ये उसका मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है म्यू नॉट का मान जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 4 पाई, यानी 4 पाई गुणा 10 की घात -7 PM या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है म्यू नॉट का मान। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है। आप जानते हैं कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर और जो है कूलम का -2, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की संहिता, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, कितना है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.1 × 10⁻31 kg। अगला है न्यूट्रॉन की संहिता, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन का जो आप द्रव्यमान कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। कितना दिया गया है? Mn बराबर 1.67 × 10⁻27 kg, यानी 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलो। नेक्स्ट है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियत। K का मान दिया गया है, कितना है? 1.381 गुणा 10 की घात -23 जूल पर केल्विन, 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। अगला है एवोगैड्रो संख्या, यानी एवोगैड्रो नंबर जिसे आप कहते हैं। तो इसका मान कितना है? इसे आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान है 6.02 गुणा 10 की घात 23 पर मोल, यानी 6.02 × 10⁻23 मोल पर मोल, ठीक है। 6.02 × 10⁻23 पर मोल। तो ये आपको कुछ नियतांक दिए गए हैं।
इन नियतांकों का उपयोग आप कहाँ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में करते हैं, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनमें आप इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं, सॉल्यूशन के टाइम पे उन वैल्यूज को पुट करके आप अपना आंसर लिख, ठीक है। तो ये आपका आखिरी पॉइंट है, ठीक है, नोट करें। अब हम यहाँ पे प्रश्नों की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो जैसे कि मैंने बात की थी अभी कि जो प्रश्न नंबर 1 है वो कुछ भागों में, खंडों में डिवाइड है, और हर एक खंड क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां पर आपको एक प्रश्न दिया गया है और उसके बेस में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना है जो कि सही है और उसे अपनी आंसर शीट पे लिख। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं जो सब एक एक मार्क्स के प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे का पार्ट इसका, दिख स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। The electrostatic force experienced by a unit positive charge at a point in a space, इसको क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, उसको किसी बिंदु पर एक इकाई आवेश के द्वारा जब उसे अनुभव किया जाता है तो उसे क्या कहें। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा है आपका वैद्युत आकाश यानी इलेक्ट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको प्रश्न दिया गया है एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में, पूछा है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम वहां पर हम अगर चार्ज ले जाए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाए, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसे क्या। तो आपको इन 4 विकल्प में से एक आंसर जो है बताना है जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कैसे किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो खा पाठ की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है आवेश वाहकों की गतिशीलता यानी म्यू का एसआई मान क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, और मोबिलिटी को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है का चार्ज कैरियर का। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जहाँ पे आपको एसआई यूनिट दी गई है जैसे कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, फिर है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, फिर है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड और मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट खा पार्ट जो है, खा पार्ट में आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, गा पार्ट में आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, यानी इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड। यहाँ पर भी आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। R अपॉन एल सी, एल अपॉन सी, 1 अपॉन अंडर द रूट एल सी और 1 अपॉन अंडर द रूट आर। इसी तरीके से आप घा प्रश्न भी देख सकते हैं। घा जो प्रश्न है यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नीचे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई हैं कुछ, उनमें से आपको बताना है कि किसका यूज मेडिकल साइंस में कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दृश्य तरंग, अवरक्त यानी इंफ्रारेड वेव्स, गामा तरंग गामा रेज और सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रो, ठीक है। तो ये घा प्रश्न है, ये भी आपका 1 मार्क्स का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला पार्ट है किसी वैद्युत परिपथ में
मूल रूप से गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका मूल रूप से उपयोग किसमें किया गया है, ठीक है, और क्यों किया जाता है बेसिकली किसी भी परिपथ में। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। धारा को संसूचित करने के लिए, धारा को के मापन के लिए, वोल्टता को मापने के लिए, प्रतिरोध को मापने के लिए। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 प्रश्न है, आपको बताने हैं कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है और अपनी नोट में आप। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे आपको एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी दी गई और पूछा है कि पानी के अंदर या जल के अंदर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका 6 प्रश्न भी है, ठीक है। हाइगन के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होगी। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज। तो यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट रूप पर पूछा गया है कि हाइगन का जो प्रिंसिपल है उसमें एनर्जी या ऊर्जा की दिशा क्या होगी। 4 आपको यहाँ पे उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि तरंगाग्रह के पृष्ठ के अनुदिश, तरंगाग्रह के लंबवत, तरंगाग्रह से 45 डिग्री कोण पर, इनमें से कोई। तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प यहाँ पे छांटना है। इसी प्रकार से आपका जा वाला प्रश्न है, जहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। ऊपर आपके स्टेटमेंट थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट, आपको आंसर बताना था। यहाँ पर इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया गया है, गैप यहाँ पे दिए गए हैं, इस गैप को आपको भरना है। इस तरीके का प्रश्न भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सन ने एक प्रकीर्ण प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने डैश के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दृष्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक आपको दिया गया है। अब इस ब्लैंक के तौर में के उत्तर के तौर पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और न्यूट्रॉन। तो इनमें से आपको सही विकल्प, इस प्रकार का भी आपका जो प्रश्न है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके प्रश्न जो है, पहला वाला जो प्रश्न है उसके अलग अलग खंड हमने देख लिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और किस प्रकार के आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका 2024 का प्रश्न पत्र है उसको हमने समझा। यहाँ पे हमने इसके फर्स्ट पेज की बात करी जिसमें आपको सारे निर्देश दिए गए, उन निर्देश के अनुरूप ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे अभी तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, उनका फॉर्मेट कैसा है, किस तरीके से वो पूछे जा रहे हैं। जो है सिंगल लाइन में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको सही आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप आज जो हमने यहाँ पे प्रश्न पत्र का एक छोटा सा पार्ट देखा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके लॉन्ग आंसर्स है उनको हम देखेंगे, किस प्रकार से आपके लॉन्ग आंसर यहाँ क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन वो बनते हैं, ठीक है। उनको आपको किस तरीके से जो है देखना है, कितने मार्क्स के वो होते हैं, ठीक है। तो वो हम पहले प्रश्न पत्र को पूरा देख लेंगे 2024 का, फिर उसके बाद आपके जो प्रश्न है उनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस